नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष पुनः एक बार फिर से 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के, जिसमें आज हम इतिहास, जो हमारी सब्जेक्ट चल रहा है इतिहास, उसके ऑलमोस्ट 28 टॉपिक तक हम पहुंच गए हैं। और आज हम उस टॉपिक में क्रांतिकारी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारतीय आज़ादी के लिए दो तरीके से आंदोलन चले थे बेसिकली, एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन और एक तरफ गांधीवादी आंदोलन, या फिर एक लिबरल मूवमेंट आप कह सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड और फर्स्ट फेज के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। ये दो चरणों में चला था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, जो पहला फेज था वो लगभग 18 आप ले सकते हो इसको 1898 से लेकर के 1905 के फेज में, 1916 के फेज में। और जो दूसरा मूवमेंट चला था वो गांधीवादी आंदोलन के फेल होने के बाद, मतलब 1922 से लेकर के 1935 के बीच में चला था। तो ये फर्स्ट चरण था और ये सेकंड चरण था। ठीक है, तो आज हम इसमें दोनों को सम्मिलित रूप से शामिल किए हैं, है ना। और इसी पे हम आज बात करने वाले हैं 30 अलग अलग सवालों के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आज का पहला सवाल, सारे सवाल लगभग उसी पैटर्न पे है, कथन कारण या फिर जोड़ी मिलाओ, इस टाइप के सिंगल लाइनर फैक्ट वाले बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1890 से 1916 के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ 1819 टू 1916। पहला स्टेटमेंट है, इस चरण के क्रांतिकारियों ने संवैधानिक राजनीति को निरर्थक माना। द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द फेस कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल फ्यूटल। अब यहां पर अच्छा 3 स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उनका प्रमुख विश्वास व्यक्तिगत बलिदान और साहसिक कार्रवाई में था। देयर मेन बिलीफ वॉज इन इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एंड एडवेंचरस एक्शन। और तीसरा है, इस चरण में प्रमुख राजनीतिक संगठित जन आंदोलन थी। ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट वॉज द मेन स्ट्रेटेजी इन दिस फेज। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है कि क्रांतिकारियों ने संवैधानिक राजनीति को निरर्थक माना था, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो एक तरफ उदारवादी मूवमेंट चल रहा था उसके ही खिलाफ जब उनको बहुत सक्सेस नहीं मिला तो इन्होंने उसके पहले क्रांतिकारी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जितना उदारवादी उन पर भरोसा करके, अंग्रेजों पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे थे, उतना ही उनके अत्याचार, उनका एक्सप्लॉयटेशन हम पर बढ़ता जा रहा था। तो इसी से क्रुद्ध होकर के भारत के युवा वर्ग ने इस क्रांति को शुरू किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत कहां से हुई थी, तो बेसिकली ये हुई थी बंबई वाले इलाके से। ठीक है, चापेकर ब्रदर्स जो बड़ा नाम आता है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, उनका प्रमुख विश्वास व्यक्तिगत बलिदान और साहसिक कार्रवाई में था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कमी हमेशा राजनीतिज्ञों में देखी जाती है, ये जो कमी है, मतलब वो अपना आत्म बलिदान, आत्म न्यौछावर करने से कभी, मतलब वो हमेशा पीछे हटते हैं, वो कभी अपने आप को सेक्रीफाइस या अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। ठीक है, ये राजनीतिज्ञ की बात है। लेकिन क्रांतिकारी अपनी हर चीज को दांव पे लगा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी ही क्यों ना पड़ जाए। और तीसरा, इस चरण में प्रमुख रणनीतिक संगठन, इस चरण में प्रमुख रणनीति संगठित जन आंदोलन थी। तो यहां पर जन आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता और ना ही संगठित कहा जा सकता, वो अपने लेवल पर जो व्यक्ति कर पाते थे वही वो करते थे। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा गलत है, और स्टेटमेंट के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का बौद्धिक प्रेरणा स्रोत कौन सा था? व्हाट वाज द इंटेलेक्चुअल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट? गांधीवादी अहिंसा, गांधीवादी नॉन वायलेंस, awakened nationalism and extremist ideological principles,
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। गांधीवादी अहिंसा, ये तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो हिंसा तो होनी ही होनी थी। जागृत राष्ट्रवाद और उग्र विचारवादी सिद्धांत, ये हो सकता है। समाजवादी विचारधारा अभी पैदा नहीं हुई थी भारत में। और उदारवादी संवैधानिक सिद्धांत, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही हो सकता है, बी ऑप्शन, है ना, अवेकेंड नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी संगठन और उसके क्षेत्र हैं, इसको आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही युग्म या जुड़े हुए हैं। पहला, युगांतर दल पंजाब, तो क्या युगांतर दल पंजाब में था? ठीक है, ये युगांतर बेसिकली बंगाल की शाखा थी अनुशीलन समिति की, ठीक है, और ये युगांतर एक और भी दल था, ठीक है, लेकिन पंजाब का तो नहीं था। अभिनव भारत महाराष्ट्र में था, बिल्कुल सही, पुणे में, पूना। अनुशीलन समिति बंगाल में, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है इसमें, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। बाकी जो दोनों है, एक है युगांतर दल, वो गलत है, ठीक है। तो केवल 2 और 3 ऑप्शन में आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर अनुशीलन समिति जो बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन की जनक मानी जाती है, वहां से स्टेटमेंट है। पहला, इसकी शुरुआत शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में हुई थी। इट स्टार्टेड एज फिजिकल एंड मोरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति की स्थापना, जिसे आपने सुना होगा जिम खालन क्लब, मतलब कुछ युवा मिलते हैं, फिर आपस में ग्रुप बनाते हैं, वहां पे कसरत करते हैं, उसके बाद फिर अपने विचारों का आदान प्रदान, तो वो सारी चीजें की शुरुआत हुई थी। बी, दूसरा, बाद में यहां सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गई। लेटर इट गॉट एसोसिएटेड विद आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसकी 2 समिति, ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर अनुशीलन समिति थी, और ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ढाका अनुशीलन और युगांतर, इसकी 2 प्रमुख समितियां थी। तो यहां पर 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरविंद घोष के विचारों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अरविंद घोष। अरविंद घोष एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए भारत के, ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है, ये गरम दल से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता थे। पहला, वे प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। बाद में वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर मुड़े। वे सशस्त्र क्रांति के आजीवन समर्थक रहे। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज इनिशियली अ रेडिशियल नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, बिल्कुल सही है, वो क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे। दूसरा, लेटर ही टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, वो बाद में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर मुड़े। तो देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद अरविंद घोष को जब जेल हुआ था, तो वहां पर फिर वो अध्यात्म की ओर तो मुड़े थे, ठीक है, लेकिन वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ नहीं मुड़ करके पूर्णतः आध्यात्मिक हो चुके थे। स्पिरिचुअली अपने आप को उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया था और इन क्रांतिकारी घटनाओं से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। लेकिन हाँ, ये आंशिक रूप से सत्य है, तो आप इसको सत्य ले सकते हैं, दूसरा वाला भी। और तीसरा, वे सशस्त्र क्रांति के आजीवन समर्थक रहे। अब यहाँ पे जब उन्होंने अध्यात्म की रास्ता चुना, ठीक है, तो उन्होंने हर चीज को छोड़ दिया और बाद में जाकर के वो पौंडीचेरी में बस गए, ठीक है, पौंडीचेरी में बस गए और पौंडीचेरी में उन्होंने अराविले करके एक आश्रम की स्थापना की, अराविले आश्रम, ठीक है, और पूर्णतः वो संत जीवन जीने लगे थे। तो ये स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत है। 1 और 2 दोनों ले सकते हो आप सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और कांग्रेस के संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन कथन में से कौन सा सही बैठ रहा है दोनों के संबंधों के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट है, दोनों पूर्णतः समन्वित थे। The two were completely coordinated। तो समन्वित तो बिल्कुल नहीं थे, दोनों की विचारधारा तो अलग अलग थी, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को खुले रूप से समर्थन दिया था, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। दोनों की विचारधारा अलग थी, तो समर्थन देने की बात ही पैदा नहीं होती।
दोनों के लक्ष्य समान थे पर साधन भिन्न थे। बोथ हैड सिमिलर गोल्स बट डिफरेंट मीन्स, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है क्योंकि दोनों का लक्ष्य कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी या भारत को एक व्यवस्थित या जनतंत्र की तरफ लेकर के जाना था। तो दोनों का लक्ष्य समान कह सकते हो और साधन अलग अलग है, दोनों के टूल्स अलग अलग थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चौथा पढ़ लेते, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। देखो विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि लक्ष्य समान थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही हो जाएगा सी, दोनों के लक्ष्य समान थे पर साधन भिन्न भिन्न थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस एक तरफ व्यक्तित्व है और उससे संबंधित संस्थान है, आपको बताना है इनमें से कौन से कहीं सही जुड़े हैं, ठीक है। पहला है प्रफुल्ल चाकी जो कि अनुशीलन समिति के सदस्य थे, बिल्कुल करेक्ट है प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे, है ना। दूसरा सावरकर अभिनव भारत, ठीक है, ये संस्थान की शुरुआत 1904 में उन्होंने करी थी। रास बिहारी बोस युगांतर दल से जुड़े हुए नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। रास बिहारी बोस वैसे तो जनरली किसी भी एक संस्था से जुड़े नहीं थे, बाकी उन्होंने आईएनए की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आईएनए की स्थापना में गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे कुछ समय तक के लिए। तो 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द बर्लिन कमिटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फाउंडेड इन 1915। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में हुई थी। अब यहां पे पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि कौन कौन इसमें सदस्य शामिल था। लाला हरदयाल शामिल थे, बर्लिन यानी कि जर्मनी ना, ये कमेटी जर्मनी में स्टैब्लिश हुई थी, तो लाला हरदयाल सही है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये भी सही है। भूपेंद्र नाथ दत्त ये भी शामिल थे। अजीत सिंह ये पंजाब के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के चाचा जी, ये शामिल इसमें नहीं थे। रास बिहारी बोस भी इसमें शामिल नहीं थे। तो 1 2 3 शामिल थे, सी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1819 1916 के क्रांतिकारी आंदोलन की रणनीति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला, यह पूर्णतः जन आधारित संघर्ष था। अब 1890 से लेकर के 1916 के बीच का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सबसे स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो क्या ये जन आधारित संघर्ष था, ठीक है। यह हिंसक कार्रवाई के साथ जंग संगठन पर आधारित था। यह व्यक्तिगत साहस और प्रतीकात्मक कार्रवाई पर आधारित था और यह विदेशी सहायता पर निर्भर था। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए विदेशी सहायता पर निर्भर तो था लेकिन पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम इनकरेक्ट ले सकते हैं। यह व्यक्तिगत साहस और प्रतीकात्मक कार्रवाई पर आधारित था, ठीक। यह हिंसक कार्रवाई के साथ जन संगठन पर आधारित था। तो जन संगठन बेसिकली इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनके बहुत बड़े संगठन नहीं थे। कुछ लोग क्रांतिकारी जुड़े होते थे, 8 10 20 25 लोग, लेकिन बहुत बड़े मास लेवल पर यहाँ पर कोई पॉपुलेशन के साथ तो नहीं थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यह पूर्णतः जन आधारित संघर्ष था, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक ही सही बच रहा है जो थोड़ा बहुत है, वो ये है कि व्यक्तिगत साहस, क्योंकि एक व्यक्ति उसमें इंपॉर्टेंट है और वो अपने व्यक्तिगत रूप से वो निर्णय लेते थे कि हमको कौन सा स्टेप उठाने हैं, ना कि हमको बहुत बड़ा मूवमेंट चलाना है, किसी एक को मार देना, किसी को, है ना, किसी को जान से मार देना, कोई इस प्रकार की घटनाएं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन ज्यादा सही होगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। खुदीराम बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदीराम बोस से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वे अनुशीलन समिति से जुड़े थे, तो खुदीराम बोस बिल्कुल जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये दोनों, ठीक है। वे ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी किंग्सफोर्ड को निशाना बनाना चाहते थे, बिल्कुल सही। उनकी फांसी ने युवाओं में क्रांतिकारी सोच को तीव्र किया, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों ही एक ही ग्रुप में थे और इस हत्या में शामिल थे। हालांकि वो किंग्सफोर्ड पर ना गिर के जो कैनेडी की पत्नी थी, पत्नी
और उनकी बेटी पर जा गिरा बम और उन दोनों की हत्या हो जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी, और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अलीपुर षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्न कथनों में से आपको बताना है कि कौन सी सही है। ठीक है, पहला, यह घटना 1909 में घटी थी। अलीपुर षड्यंत्र केस 1909 की नहीं, 1908 की घटना है। तो यहां पर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बी, इस मामले में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को फांसी हुई थी। रास बिहारी बोस शामिल जरूर थे, लेकिन यहां पे इसको फांसी नहीं हुई थी, ये फरार हो गए थे, और है ना, तो यहां से फिर वो पकड़े नहीं गए। इसके बाद इस घटना से क्रांतिकारी आंदोलन की संगठनात्मक कमजोरी सामने आई, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। डी देख लेते। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां पूर्णतः खत्म हो गई, तो खत्म तो बिल्कुल नहीं हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। एक ही बच रहा सही कि इससे क्रांतिकारी आंदोलन की जो संगठनात्मक कमजोरियां थी, मतलब उनके संगठन में ही ऐसे लोग होते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ देते थे, उनको फंसा करके, है ना, अपने आप को बचा लेते थे और कुछ पैसे भी कमा लेते थे, अपनी लाइफ सेट करते थे। तो इस प्रकार से चीजें होती थी। तो ये घटना, तो ये वाली क्वेश्चन में सी ऑप्शन आप सही ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। गदर क्या था पूछा है, व्हाट वाज गदर? तो गदर एक प्रेम कथा नहीं थी, है ना, आपको जैसे दिमाग में घूम रहा हो गदर एक प्रेम कथा, तो वो गदर के बारे में नहीं, गदर यहां पर पार्टी के बारे में। ठीक, तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सेकंड, अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेटेड फ्रॉम सिंगापुर, या एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, या भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो सिंपल सा आंसर है ए, है ना। गदर पार्टी जो थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर के बनाई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लंदन में 1909 में हुई कर्जन वाइली की हत्या का व्यापक प्रभाव क्या था? पहला, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों पर ब्रिटिश सतर्कता बढ़ी, भारतीय क्रांतिकारियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, और ब्रिटिश संसद में भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस तेज हुई। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, क्योंकि 1909 में जो कर्जन वाइली की हत्या हुई थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, और भारत से बाहर उस समय तक बहुत ज्यादा घटनाएं होती नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स उस पर ध्यान भी देते नहीं थे। लेकिन अब जो घटना हुई उससे भारतीयों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान बट गया जो भारत के बाहर रहते थे। दूसरा, भारतीय क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ब्रिटिश संसद में भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस भी तेज हुई, क्योंकि ये घटना छोटी मोटी घटना तो थी नहीं। तो इसलिए यहां पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सी ऑप्शन ले सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज मदन लाल ढींगरा एक्ट कंसिडर्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? मदन लाल ढींगरा जो कि कर्जन वाइली के हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, है ना, इन्होंने उनकी हत्या करी थी। और मदन लाल ढींगरा के कार्य को ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यहां पर हमको पता है, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने विदेशी धरती पर ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की, मतलब किसकी? कर्जन वाइली की। तो यहां पर सी स्टेटमेंट आप आराम से सही ले सकते हो, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डील किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का सामाजिक आधार मुख्यतः किस वर्ग से आया? फ्रॉम विच सोशल क्लास डिड द सोशल बेस ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवॉल्यूशन मूवमेंट प्राइमरली कम? कहां से ये इसका बेस आया? ग्रामीण किसान वर्ग से, या औद्योगिक मजदूर वर्ग से, या शिक्षित मध्यम वर्गीय युवा से, या व्यवसायी वर्ग से? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन बनने से पहले क्रांतिकारी की विचारधारा आएगी। विचारधारा, कोई भी बड़ी घटना किससे आती है? विचारों से आती है। ठीक, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन होने से पहले क्रांतिकारी एक विचारधारा के रूप में पैदा हुई। ठीक, और विचारधारा हमेशा शिक्षित वर्ग से ही आ सकती है, या वही उसको ला सकता है। तो ग्रामीण किसान वर्ग बिल्कुल नहीं हो सकता, औद्योगिक मजदूर वर्ग शिक्षित नहीं हो सकता, व्यवसायी वर्ग शिक्षित हो सकता है,
लेकिन क्रांति इसका कोई संबंध था नहीं, तो एक बचा कौन सा, सी ऑप्शन, शिक्षित मध्यम वर्गीय युवा से इस क्रांतिकारी को सपोर्ट मिला। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को पहले चरण से अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्टिंग्विशिंग द सेकेंड फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम द फर्स्ट फेज? तो दोनों में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? पहला, केवल विदेशी धरती पर गतिविधियां, धार्मिक प्रेरणा का प्रभुत्व, समाजवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव, या ग्रामीण विद्रोह पर पूर्ण निर्भरता? तो यहां पर सीधा चीज आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड वाले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट था समाजवाद का उदय। तो समाजवाद की विचारधारा ही पहले फेज से सबसे अलग थी। ठीक है, क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेकेंड फेज की क्रांतिकारी मूवमेंट की बात हो रही है। पहला, रूसी क्रांति यानी कि 1917 की जो क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है इसको, ने भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधारा को प्रभावित किया। बिल्कुल करेक्ट। यहां बहुत हद तक भारत के जो विचारधारा थी क्रांति की, वो रूसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित थी, क्योंकि वहां पर समाजवाद की अवधारणा के तहत बोल्शेविक क्रांति हुई थी और उसी के तहत भारत में भी लोग उससे प्रभावित हुए। दूसरा, इस चरण में क्रांतिकारी संगठन अधिक केंद्रीकृत हुआ, मतलब पहले चरण की अपेक्षा, क्योंकि वो बिखराव उसकी स्थिति में था और व्यक्तिगत ज्यादा था, लेकिन यहां पर संगठनात्मक रूप से ये लोग ज्यादा सशक्त थे। जैसे एचआरए के बाद एचएसआरए, और बंगाल की तरफ आईआरए, इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग संगठन थे जो बहुत ही तगड़े थे। तो यहां पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, व्यक्तिगत उपद्रव के स्थान पर संगठित संघर्ष की सोच का प्रभाव, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो यहां पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट हम करेक्ट ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। What was the basic objective of the establishment of Hindustan Republican Association? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? HRA की मूल स्थापना पूछ रहा है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह बाद में जुड़े उससे, उसके पहले चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सब उसमें शामिल थे। तो पहला, ब्रिटिश शासन के संवैधानिक सुधार प्राप्त करना, टू ऑब्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बी, सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में गणराज्य की स्थापना करना, किसानों और मजदूरों का शांतिपूर्ण संगठन, या कांग्रेस का उग्र मार्ग अपनाने के लिए बाध्य करना। अब यहां पर सबसे जो सही स्टेटमेंट है वो वाला है, वो है बी, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में संयुक्त गणतंत्र राज्य भारत की स्थापना करना। ठीक, एचआरए का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप भी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाउ इज द एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु इन 1913 व्यूड? 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को किस रूप में देखा जाता है? पहला, क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता, ब्रिटिश न्याय की जीत, क्रांतिकारी आंदोलन का नैतिक उत्कर्ष, और कांग्रेस की सफलता। तो यहां पर देखिए, कांग्रेस की सफलता या असफलता का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि यहां पर गांधी जी के पास कुछ पावर तो था, लेकिन वो उसका यूज सही तरीके से किए या नहीं किए वो बहस का विषय है, तो फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, सी, क्रांतिकारी आंदोलन का नैतिक उत्कर्ष, है ना, ये हो सकता है। ब्रिटिश न्याय की जीत तो बिल्कुल नहीं है, और ए भी नहीं है, क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का नैतिक उत्कर्ष माना जाता है इन तीनों की फांसी को। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी इनकी विचारधारा उन्होंने जो दिया था, और जो अंतिम समय का उनको जो जीवन था, कभी आप पढ़िएगा उसको ध्यान से, तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने इस विचारधारा को, क्रांतिकारी की विचारधारा को, नास्तिकता की विचारधारा को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को, आजादी को, स्वतंत्रता को, इन सब को बहुत शानदार तरीके से डिफाइन किया था भगत सिंह और उनकी पार्टी ने। ठीक,
तो नैतिक उत्थान के रूप में देखा जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? काकोरी कांड 1925 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकारी धन लूटने की योजना थी। इट वॉज अ प्लान टू लूट गवर्नमेंट फंड्स, बिल्कुल सही। हालांकि गवर्नमेंट का नहीं था तो भारतीयों का था, लूट तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य संगठन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर लूट के माध्यम से वो अपने आप को सशक्त करना चाहते थे ताकि हथियार खरीद सके और सशस्त्र क्रांति कर सके, एचआरए के लोग, है ना। तीसरा, यह पहली बार था जब क्रांतिकारी आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिकम सब्जेक्ट ऑफ नेशनल डिस्कशन। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वो घटना छोटी नहीं थी। हालांकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8,000 के आसपास की लूट की गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना के रूप में प्रेजेंट किया गया। उसमें से 4-5 बंदों को फांसी भी सजा भी सुनाई गई थी। तो 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, 1, 2 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भगत सिंह के विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर उनके जो व्यूज है, थॉट्स है, उनके बारे में क्वेश्चन है। पहला, वे हिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। दे फर्मली बिलीव्ड इन वॉयलेंस। अब वे हिंसा पे विश्वास तो रखते थे, लेकिन ये कहना कि वो दृढ़ विश्वास रखते थे ये पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि उनकी विचारधाराओं में सिर्फ हिंसा नहीं थी। उन्होंने कहा था हिंसा फैलाना हमारा मकसद नहीं है, हम बम और गोलों के या बम और बंदूकों के पुजारी नहीं हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान व्यवस्था जो है, शोषणकारी व्यवस्था है, उस पर परिवर्तन आना चाहिए, बस। तो यहां पर वो हिंसा के दृढ़ विश्वासी थे, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, वे समाजवादी क्रांति के समर्थक थे। ये स्टेटमेंट तो सही है। वे जन चेतना को क्रांति का आधार मानते थे। ही कंसिडर्ड मास कॉन्शियसनेस एज द बेसिस ऑफ रिवॉल्यूशन। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, क्योंकि क्रांति तभी आ जाएगी जब लोगों के अंदर जन चेतना आएगी, जब उनको पता चलेगा कि कोई लोग हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं, है ना, और उनसे उनको निजात पाना है। तो शोषण करने वालों से मुक्ति ये तभी मिल सकती है जब व्यक्ति समझ जाएगा कि उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, भारत को तो 100 साल तक यही समझ नहीं आया कि उनका शोषण हो रहा है। तो यहां पर 2 और 3 सही है, एक जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रहा है 22? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा इज फॉल्स? अब यहां पे कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत के एक व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, और उन्होंने भारत के बाहर जाकर के इंग्लैंड में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक संस्था बनाई थी, एक घर किराए पे लिया था, और वहां पर वो भारत से जाने वाले छात्रों को शरण देते थे, उनको ट्रेन करते थे भारत में क्रांति करने के लिए। ठीक, तो वह काठियावाड़ के निवासी थे। तो मूलतः वो कहां से थे? गुजरात के काठियावाड़ से, बिल्कुल सही। उन्होंने मासिक पत्र इंडिया सोशलॉजिस्ट का प्रारंभ किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। ही स्टार्टेड द मंथली जर्नल इंडियन सोशलॉजिस्ट। सी, भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था। He established a hostel in London for Indian students which was called India House। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और चौथा स्टेटमेंट है, वह गदर पत्रिका के संपादक थे। He was the editor of the गदर न्यूज़पेपर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गदर पत्रिका जो थी वो गदर पार्टी की थी। ठीक है, और ये सैन फ्रांसिस्को से छपता था। ठीक, और लाला हरदयाल इसके मुख्य संपादक थे। ठीक, तो यहां पर द स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में डी ऑप्शन ही सही है। ठीक, गलत पूछा है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्या पूछा, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, क्रांतिकारी और उनके प्रमुख योगदान पर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, एचआरए एचएसआरए का संगठन, बिल्कुल सही, दोनों संगठन में वो शामिल थे, है ना। भगत सिंह,
वैचारिक समाजवादी क्रांति भगत सिंह, आइडियोलॉजिकल सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी क्रांति, ये भी दोनों विचारधारा से बिलोंग करते थे। बटुकेश्वर दत्त विधानसभा बम कांड, तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ही जो थे वो गए हुए थे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या बोल रहा है 24? दूसरे चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने इसे प्रभावित किया। ये स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 1917 के बाद जो घटनाएं घटी विश्व स्तर पर, ठीक है, लाइक रशियन रिवॉल्यूशन और आयरलैंड वो रिवॉल्यूशन, तो वहां पर उसका प्रभाव सामाजिक रूप से भी और क्रांतिकारी रूप से भारत में पड़ा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रूसी क्रांति ने भारतीय क्रांतिकारियों को वैचारिक दिशा दी। दी रशियन रिवॉल्यूशन गिव आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन टू इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इस चरण में व्यक्तिगत आतंक की रणनीति अपनाई गई थी। दी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिविजुअल टेरर वॉज अडॉप्टेड इन दिस फेज, तो यहां पर व्यक्तिगत आतंक की रणनीति नहीं अपनाई गई थी, संगठित रूप से यहां पर क्रांति की रणनीति थी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2 और 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गदर मूवमेंट, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर गदर मूवमेंट जो था बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में जो घटनाएं घट रही थी उसको कहा गया है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, इन सब को लेकर के। ठीक, पहला स्टेटमेंट है गदर पत्रिका के बारे में कि गदर समाचार पत्र का पहला अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया गया था। द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। देखिए ये गुरुमुखी में नहीं था, ये इंग्लिश में था, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, आंदोलन के आयोजकों ने सिख सिपाहियों से अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को कहा था। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मूवमेंट अर्ज्ड सिख सोल्जर टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तीसरा, गदर आंदोलन का नारा सत श्री अकाल था। द स्लोगन ऑफ द गदर मूवमेंट वाज सत श्री अकाल, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसा कोई उसका नारा नहीं था, मतलब कोई स्पेसिफिक उसमें नारा ही नहीं था। भारत की आज़ादी वगैरह थी लेकिन नारा वारा नहीं था। तो यहाँ पर 1 और 2 गलत है, 1 और 3 गलत है। पूछा क्या है, कथनों पर विचार करना है आपको, सही कथन बताना, तो केवल 2 ही सही है। ठीक है, कौन सही है, तो केवल 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वी.डी. सावरकर आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट वी.डी. सावरकर के बारे में सही है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी। ही फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभिनव भारत उनकी ही संस्था तो थी, बिल्कुल सही। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन गाथा लिखी। तो मैजनी जो था वो इटालियन क्रांतिकारी था और वहां पर इटली के पुनर्गठन का बहुत बड़ा नायक था। तो मैजनी के बारे में लिखने वाला कौन था? तो यही बंदा था, वी.डी. सावरकर। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तिका लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ही रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच प्रोवाइड्स अ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन द 1857 रिवॉल्ट, बिल्कुल सही। और चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे। ही जम्प्ड फ्रॉम अ मूविंग शिप टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बहुत फेमस इंसिडेंट था कि वो जा रहे थे, जब उनको ब्रिटिश कैद करके लेके जा रहे थे तो वो समुद्र में ही कूद पड़े और तैर करके कई किलोमीटर तैर करके वो किनारे पहुंचे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। जैसे तैर के पहुंचे वहां पर सेना के लोगों ने उनको वापस से पकड़ लिया। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने 1894 में हिंदू धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म रक्षणी सभा इन 1894?
तो आप सीधे सीधे आंसर याद रखिए, चापेकर बंधु इनके फाउंडर थे, चापेकर ब्रदर्स, दामोदर वासुदेव और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का 28 क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, काकोरी ट्रेन डकैती में 8,000 रुपए लूटा गया था, मैंने आपको बताया। कहीं कहीं पे बुक में ये 4,600 रुपए लिखा हुआ है, तो किसी किसी सोर्स में 8,000 रुपए लिखा हुआ है ना। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आंकड़ों के हिसाब से 8,000 रुपए था और भारतीयों के हिसाब से 4,600 रुपए था, तो लगभग 8,000 रुपए आप सही ले सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, काकोरी षड्यंत्र में जर्मन में बने माउजर पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। जर्मन मेड माउजर पिस्टल वर यूज्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल सही। ठीक, उनमें से कौन से काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में सही है, तो दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कामागाटा मारू था। कामागाटा मारू एक जहाज था, है ना। तो यहां पे देख लेते हैं, एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, जापान का एक किसान, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत, चीन का एक गांव जहां से माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया। तो यहां पर सिंपल है, अ शिप दैट सेट सेल फॉर कनाडा। ठीक है, तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है 1914 में, ठीक, जो इस जहाज को सिंगापुर से कनाडा लेके जा रहा था, जिसमें लगभग 351 के आसपास भारतीय शामिल थे। इन भारतीयों में सिख और इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ लोग शामिल थे, 351 की संख्या में। उस व्यक्ति का नाम था गुरुदत्त सिंह। ठीक है, और जब ये कनाडा पहुंचता है तो कनाडा सरकार इसको वहां पर उतरने नहीं देती, जहाज को वापस भेज देती इनको बजबज पोर्ट, जहां पर कलकत्ता के पास जो बजबज पोर्ट है वहां पर आकर के इनको गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं। ये भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको गोली मारा जाता है, लगभग यहाँ पे 23 लोगों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम सवाल। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस चरण में समाजवाद एक प्रमुख वैचारिक आधार बना। सोशलिज्म बिकम अ मेजर आइडियोलॉजिकल बेसिस इन दिस फेज। दूसरा, क्रांतिकारियों ने मजदूर किसान आंदोलन से संबंध जोड़ा। द रिवॉल्यूशनरीज एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द वर्कर प्रेजेंट मूवमेंट। और तीसरा, आंदोलन पूरी तरह से ग्रामीण था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पूर्णतः ग्रामीण नहीं था, शहरी था, कुछ ग्रामीण, दोनों कह सकते हो आप इसको। क्रांतिकारी ने मजदूर किसान आंदोलन को इससे जोड़ा था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और समाजवाद प्रमुख वैचारिक आधार बना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक, चलिए तो ये थे हमारे आज के क्रांतिकारी आंदोलन, जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों के बारे में लगभग 30 क्वेश्चन। और उम्मीद है, आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए ये आज खत्म होता है टॉपिक यहीं पर, और अगले टॉपिक में मिलेंगे हम अगले वीडियो में गांधीवादी युग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।